नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन से मैं अमर बहादुर सिंह। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, चुनाव 5 राज्यों के हुए और आपके सामने सबके रिजल्ट भी आ गए। पंजाब के बारे में अगर हम पहले बात करें तो अरविंद केजरीवाल की जो स्टाइल है, जिससे दिल्ली में झाड़ू लगाए हैं, वैसे ही पंजाब में भी उन्होंने झाड़ू लगा दिया और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि 117 में 92 सीटें उन्होंने जीत गई। कुल 42% वोट पाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा के हों, अकाली दल के हों, सब के सब यहाँ तक कि सिद्धू जी भी सबको धूल चटाए हैं उन्होंने। गौर करने की बात यह है कि जो जो उनका वोट बैंक है, वो पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ की 1/3 आबादी अनुसूचित जात जनजाति का आती है, लेकिन आज तक वहाँ मायावती ने कभी भी दलितों को इकट्ठा कर करके एक नेतृत्व प्रदान नहीं की। इस बार कांग्रेस ने सोचा कि चंडी को एक दलित के रूप में अगर हम प्रोजेक्ट करें वहाँ पे तो शायद वोट जो है वो मिले, लेकिन इन सारों को धत्ता बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो भी शोषित वंचित लोग थे, जो है निचले जो स्तर के थे, जैसा कि वो दिल्ली में किए, वैसे लोगों को टिकट दे करके और ये बताया कि चुनाव इस तरह से भी जीता जा सकता है। और उन्होंने बड़े ही आराम से चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद देखिए, उन्होंने जब संबोधन कर रहे थे मीडिया को जो है, तो उन्होंने 3 नारा दिए। पहला था कि भारत माता की जय, दूसरा था इनकलाब जिंदाबाद और तीसरा था वंदे मातरम। इन 3 नारों को जरा समझिए। जो दिल्ली के चुनाव में उन पे जो लांछन लगा था कि धर्म विशेष को के तरफ होने का या तुष्टीकरण करने का, उससे पूरा का पूरा पल्ला झाड़ने की कोशिश की है और एक नए रूप में वो आए हैं। ये बताता है कि भारतीय राजनीति में जो लोग भी तुष्टीकरण और की बात करेंगे लोग, उनको जनता दरकिनार करेगी, जो बहुसंख्यक वोट है वो दरकिनार करेगी। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के जो चुनावी रिजल्ट है उस पर इन्होंने ये 3 नारे दिए हैं। अब सरकारें वहाँ पे बन ही जाएगी जो है, और कितने दिन तक चलेगी ये इसका भरोसा नहीं लगा सकता था। कितने दिन का मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई और पार्टी आ जाएगी। पंजाब एक देखा जाए तो आप पार्टी के लिए दिल्ली में वो अधिकार वो उतने नहीं है जो है, फाइनेंशियली भी और पावर जो है और भी पावर नहीं है जितना कि पंजाब में है। तो पंजाब का सत्ता कोई और चलाए और उसके जो मालिक हैं वो छोटी सत्ता चलाए, इसमें थोड़ा सा असंतुलन होगा जो है। तो हो सकता है कि साल 2 साल के बाद, जो आज मान सिंह अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो साल 2 साल के बाद को कोई एक और आपका मुख्यमंत्री का चेहरा वहां देखने को मिल सकता है। कौन होगा ये समय बताएगा। गोवा में अगर हम आते हैं तो गोवा में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से जो एक बहुमत का जो आंकड़ा होता है वहां पहुंच गई है। वो निर्दलियों के साथ जो 4-5 हैं उनको लेकर के सरकार वहां बना देगी। गोवा में एक जो बात मुझे कहनी है वो ये कि कांग्रेस का जो स्पेस है उसमें टीएमसी का आ जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां जो लाभ का सौदा हुआ है। भारतीय राजनीति में ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग भाजपा से लड़ रहे हैं हटाने के लिए या भाजपा को लाने के लिए। अगर टीएमसी गोवा में चुनाव नहीं लड़ती तो हो सकता था कि कांग्रेस आज सरकार बनाती है। 6.5-7% करीब वहाँ पे वोट पाई है वो, और 23.5% के आसपास कांग्रेस पाई है। दोनों को मिला जाए तो करीब 33-36% होता है, और 33% वोट जो है वहाँ भाजपा पाई है। जब दोनों ये वोट जो एक जगह होता तो ये फोर्स जो है एक तरह से वो जो काम करता जो है वोटों का जो संकेशन जो है वो, और वही वोट जो है अपने पास खींचता। लेकिन वोटों का यहाँ बिखराव होने से भारतीय जनता पार्टी को एक एज मिला और वो वहाँ पे सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। गोवा से जो पड़कर के जो बेटे थे, जो उन्होंने निर्दलीय का चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आदमी उस पार्टी का बगावत करके अगर चुनाव लड़ेगा तो उसका हश्र बुरा होगा। चाहे वो बैरिया उत्तर प्रदेश के सुरेंद्र सिंह का हाल देख लीजिए, वहाँ एक सीट के चलते पूरा बलिया जिले का ही
सारे सीटों पर वो असर दिखाया जो है, और यहाँ पे तो बरकत जी के लड़के चुनाव हार गए। तो ये गोवा का जो रिजल्ट रहा है, एक तरह से हम ये कहेंगे कि वोटों के बिखराव के चलते जो वो भाजपा को वहाँ पे पैठ बनाया। मणिपुर एक छोटा स्टेट है और वहाँ 37% वोट एनपीपी पार्टी करके अपना भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो है वहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रही है। उत्तराखंड में आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे सीटें तो घटी है, वोट परसेंटेज जो है बढ़ा है। ये एक मार्के की बात है। मुख्यमंत्री चुनाव भले ही हार गए, वहाँ पे हार गए हैं, लेकिन इन सारे राज्यों के अलावा जो सबसे मुख्य जो आज चर्चा का विषय है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव है। 37 वर्ष के बाद इस प्रदेश में कोई दोबारा मुख्यमंत्री बना है, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और अपने बल पे ही वो चुनाव जीत करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जोगी जी को एक अब लोग जो है वो मोदी के बाद जोगी को चेहरा के रूप में देख रहे हैं। पूरे अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखें ध्यान से, तो पश्चिम से लेकर के पूरब तक जैसे जितना हल्ला हुआ ठीक उसके विपरीत रिजल्ट आया। पश्चिम में हल्ला क्या हुआ कि जाट और मुसलमान एक हो गए हैं, किसान आंदोलन है और वहाँ भाजपा बुरी तरह से हार रही है। एकदम ठीक उसके उलट रिजल्ट आया है। 17% जाट और 27% मुसलमान, इसी की चर्चा होती रही। यानी कि 44% की चर्चा हुई, लेकिन जो शेष 56% वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसकी चर्चा नहीं हुई। और वो 56% 44% के खिलाफ खूब वोट की, चाहे उसमें वो हिंदू बहुसंख्यक वर्ग हो, दलित हो। और इस तरह से पश्चिम में जो पहले जितना सीट जीती थी जो है, लगभग उसी रेशियो में चुनाव पश्चिम में जीती है। जो आप उम्मीद कर सकते हैं 97 सीट में 71 सीट जीतने का क्या अर्थ होता है। ये बताता है कि उस क्षेत्र में जो जाट और मुस्लिम के अलावा जो वोट थे, दलित वोट थे और ओबीसी की जो वोट थे, वो इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को जो है उन्होंने विजय हासिल किया है। जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं, समीकरण जो है वो इससे बदलते जाते हैं और पूर्वांचल में एकदम उलट हो गया है। अगर आप देखें, लोग इस चीज़ की चर्चा नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत की तो बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पूर्वांचल में जो उन्होंने फतह हासिल किया इसकी चर्चा कम हो रही है। आप अगर गोरखपुर देवरिया को छोड़ दिया जाए तो पूरा पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अकबरपुर में देखिए, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। आपको बलिया में देखिए, बलिया में केवल 2 सीट मिला। आजमगढ़ में 10 सीट में एक भी सीट नहीं मिला। जौनपुर में 9 सीट में केवल 4 सीट मिला। गाजीपुर में एक भी सीट नहीं मिला। इस तरह से देखा जाए तो ये जो पूर्वांचल का जो बिल था, मऊ में देखिए, मऊ में आपको 1 सीट मिली है, बाकी नज़ारा जो है। तो ये इस चीज़ की चर्चा नहीं हो रही है कि आखिर में ये क्या हुआ कि पूर्वांचल में बाकी सब जगह जीतती रही भाजपा और पूर्वांचल में ये स्थिति हो गई कि सब सीटें हार गई जो है। गाजीपुर का तो बहुत ही अचरज लगा। ये क्षेत्र था मनोज सिन्हा का, और मनोज सिन्हा का प्रभाव का यह एक तरह से देखा जाए तो नतीजा भी है। अलका राय की जो सीट थी मोहम्मदाबाद, वो भी हम लोग नहीं बचा पाए जो है। ये बहुत ही निराशाजनक भारतीय जनता पार्टी के लिए है, चाहे वो एक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाए या पार्टी के लेवल पे देखा जाए। तो मोहम्मदाबाद का चुनाव हारना ये बहुत कुछ कहता है। पार्टी के अंदर की भी बात, वहाँ कितनी मजबूती से ये लोग लड़े जो है। मऊ में तो मान सकते हैं कि मऊ में एक खास वर्ग की संख्या ही इतनी ज़्यादा है कि वहाँ चुनाव जीतना, अगर वो इकट्ठा होते हैं तो उनसे खिलाफ चुनाव तभी आप जीत सकते हैं कि जबकि बाकी जो अन्य जो भी राज्य जो आते हैं कि वोट है वो एक जगह हो जाए, जो कि देखने में वो संभव नहीं दिखता है। मैं बसपा के कुछ सीटों का मैं वोट देख रहा था, तो मैंने देखा कि पूर्वांचल में बसपा का जो जनाधार था, जहाँ जहाँ वोट पाई 15 से 20% को के लगभग में हर एक जगह वोट पाई है। और ख़ास तौर से जो सीट रिजर्व हैं वहाँ तो वो अपने वोट को बरकरार रखी है। जो लोग ये कह रहे थे कि ये बसपा का वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है, वो पश्चिम में तो गया हुआ है लेकिन पूर्व में ऐसा नहीं हुआ है। और यही कारण हुआ है कि बसपा का वोट जब नहीं बटा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सीट जो है वो पूर्वांचल में जो है कम मिली है।
दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी को धन्यवाद अखिलेश जी को इसलिए भी देना चाहता हूँ कि उनका जो वोट परसेंटेज था 21-22% से सीधे 32-35% चला गया है। ये इतना लंबा जंप जो है 12% का जंप, ये बहुत माने रखता है। उस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 39% से 41%, केवल 2% का इजाफा हुआ है। ये भाजपा को मंथन करने वाली बात है। आगे जो चुनाव आएंगे, अगर पूर्वांचल में ध्यान अगर नहीं दिया गया तो भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये मैं अपने डाटा एनालिसिस से बता रहा हूँ। अखिलेश को अपने चुनावी जो प्रबंधन था, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्होंने जो उद्बोधन दिया, वो योगी जी के व्यक्तिगत बारे में जो टिप्पणियाँ की, इनसे बचना चाहिए, आगे भी बचना चाहिए। और जो ये मौर्य जी जो इनके साथ आए और 85-15 का जो इन्होंने नारा दिया, इससे भी जो सवर्ण भाजपा से थोड़ा नाराज था, वो भी जो है वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन की तरफ नहीं गया जो है। तो एक मुलायम की जो नीति थी जो है सबको लेकर चलने के लिए, उसी रास्ते पर अखिलेश को दोबारा आना चाहिए। अखिलेश में वो क्षमता है, सब कुछ लेकर चल सकते हैं, लेकिन वो संयम बरतें और अपने जो समर्थक हैं उनको भी वो कहें कि थोड़ा शालीनता से रहें, क्योंकि ये जो उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है गुंडई का, बदमाशी का, ये लेवल हट नहीं रहा है। इस चुनाव में भी जब ये परिणाम आने को थे, उसमें ईवीएम को लेकर जो इतना बवाल हुआ है, उसमें भी ये देखा गया कि इनके समर्थकों ने क्या उपद्रव नहीं किया और कितनी गाली गलौज नहीं किया। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अखिलेश की पार्टी जिस ढंग से वो आगे अपने को छलांग लगाई है, आगे और भी बढ़िया करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के वोटों में जो इजाफा नहीं हो रहा है ज़्यादा, वो इसके लिए वो क्या करें, उसको भी उनको सोचना होगा। और साथ ही गठबंधन एक रहे, मजबूती से रहे, आगे बढ़े, ये भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इतने बड़े सुरमा होकर के भी अगर आप अखिलेश से लड़ते हैं और आप पूर्वांचल में सीटें खो दे रहे हैं, तो इन सुरमाओं का क्या फ़ायदा जो है। तो मेरा बस इतना ही कहना है। ये रिजल्ट बहुत कुछ बयां करता है। और मायावती को आप कभी भी, मायावती चाहे वो 12% पे आ गई हो या 10% पे, उनको कम करके आंकना ये राजनीतिक भूल होगी। ये मायावती आज जो 13% वोट आपको दिख रहा है, ये 22% होने में इसको देर नहीं लगेगी जो है। एक रणनीति के तहत मायावती का ये वोट गिरा है, ये पुनः उस श्रेणी में आ जाएगा जहां पहले था जो है। तो ये जो छलांग लगाए हैं अखिलेश 21-22% से लेकर के 32% तक, इनको रोक करके रखना है। और साथ ही पश्चिम की राजनीति में जो जयंत का रोल है, अब कैसे क्या होगा, वो अखिलेश के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो अखिलेश के साथ आने में उनके क्या नुकसान, क्या फ़ायदा हुआ, ये भी उनकी चिंता करने की बात है। देखिए, जयंत को शुरू से ही, अगर वो मान लीजिए कि अखिलेश यादव के साथ नहीं आते तो बेटर पोजीशन में होते। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो आज के डेट में अगर मान लीजिए भाजपा की सरकार नहीं भी बनती तो वो केंद्र की राजनीति में जा सकते थे भाजपा के सपोर्ट से, और अगर सरकार बनती तो मंत्री बनते जो है। ये दोनों ही चीज़ें थी। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कि उनको लगता कि भाजपा नहीं आ सकती है जो है, तो वो केंद्र की राजनीति करते जो है। तो उनके लिए ये ऑप्शन बढ़िया था कि वो अलग होकर के अगर लड़ते तो ज़्यादा बढ़िया था। आगे क्या करेंगे जयंत जी, ये भी नहीं कह सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या रोल होगा, ओम प्रकाश मौर्य का क्या होगा, ये टीम जो है वो एक रहेगी कि नहीं रहेगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी जब भी गठबंधन जब फेल होता है तो ये फिर से बिखर जाता है। तो आगे बिखरेगा कि नहीं बिखरेगा, एकजुट रहेगा कि नहीं जुटेगा, ये आने वाले चुनाव में बताएंगे। 2 साल के बाद फिर लोकसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन ये मेरा अपना विश्वास है कि अगर अखिलेश यादव, ये जो टीम इनकी बनी हुई थी, इस टीम को पुनः अच्छे से शक्ति प्रदान करें अगर, और थोड़ा सा मैनेजमेंट बढ़िया करें, तो रिजल्ट आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें अच्छे परिणाम देंगे। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।